वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूएस एजुकेशन पर। मैं उमा शंकर साहू और आज हम बात करेंगे सीजी टेट 2019 के बारे में, जहां पर हम हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में करने वाले हैं, या कंप्लीट आप हिंदी का एनालिसिस कह सकते हैं, जहां पर हिंदी का जो क्वेश्चन है किस प्रकार से आता है, उसके आंसर हमको किस प्रकार से देने हैं, इसके बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे दिए गए यूआरएल जो लिंक है वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे जो अपडेटेड वीडियोस हैं या नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर अपडेट किए जाएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। आप टाइप कीजिएगा @उमाशंकर साहू 15। यहाँ पर हमारा चैनल जो है शो करने लगेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप यूआरएल लिंक जो दिया गया है वहां के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि सीजी टेट प्रीवियस ईयर 2000 जो 19 के क्वेश्चन पेपर है 1 to 5, वहां पे हम हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि द्वितीय भाग हिंदी करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द्वितीय भाग हिंदी करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने प्रथम भाग के बारे में हमने बात कर लिया था, आज हम द्वितीय भाग के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि पठन सीखना, यहाँ पे लिखा हुआ है पठन सीखना जो है एक इंटरेक्टिव अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं, ये हम आंसर देखते हैं। केवल सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, कई तरह के लोग व सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, केवल कई तरह के लोग शामिल होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक कहा गया है पठन सीखना, ये जो चीजें हैं आप देख लीजिए, पठन सीखना एक इंटरेक्टिव अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है। तो यहाँ पे केवल सामग्री के स्रोत शामिल नहीं होते हैं, कई तरह के लोग व सामग्री के स्रोत जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से रमणीक का पर्याय नहीं है। तो रमणीक का पर्याय के बारे में हम बात करें तो समीकरण, रम्य, सुहावना, मनोहर। तो हम रमणीक कहने का मतलब है कि यहाँ पे रम्य बताया गया है, सुहावना जहां पर हम क्या हो जाते हैं, रम जाते हैं, मनोहर जहां पे हमको सुंदर लगता है। तो ये सारे क्या है, इसके पर्याय है। रमणीक के क्या है, पर्याय है, कौन कौन सा, रम्य, सुहावना और मनोहर। तो कौन सा नहीं है, समीरन जो है इसका पर्याय नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर लें, पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र की कथाएं, यहाँ पे पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास, तो यहाँ पे कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये हम देख लेते हैं। भाषाई विकास एवं बोध विकसित करने की दृष्टि से, बच्चे की जिज्ञासा जागृत करने की, कल्पना शक्ति की विकसित करने की दृष्टि से, कहानी के पात्रों के भावों के संपर्क में आने से स्वानुभव का विस्तार करने की दृष्टि से, और उपयुक्त तीनों। तो ये जो इसका आंसर है वो डी है, उपयुक्त तीनों, कि इसमें क्या कहा गया, भाषाई विकास एवं बोध विकसित करने की दृष्टि से, ये भी सही है। बच्चे की जिज्ञासा जागृत करने एवं कल्पना शक्ति विकसित करने की दृष्टि से, ये भी सही है। तो ये जो तीनों आंसर है हमारा क्या है, यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, कि तद्धित जो प्रत्यय है हमारा, तद्धित प्रत्यय है वो कहाँ लगता है। तो तद्धित प्रत्यय जो है क्रिया के अंत में नहीं, संज्ञा के अंत में लगता है। तो हमारा जो आंसर है वो संज्ञा के अंत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ना क्या है। तो पढ़ना, ये जो क्वेश्चन है आपको बार बार पूछा जाता है, पढ़ना क्या है। तो पढ़ना जो है इसमें यहाँ पे क्या गया है, भाषा अधिग्रहण करने का एक साधन, ठीक है। उसके बाद अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक दृश्य तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं। उपयुक्त तीनों, तो पढ़ना जो होता है इसके लिए आंसर आपको आता है कि अर्थ ग्रहण करने के साथ पढ़ना। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पढ़ने का क्या अर्थ है, यहाँ पे पढ़ना क्या है पूछा गया है। तो ये जो इसका आंसर है उपयुक्त तीनों है, क्योंकि भाषा अधिग्रहण का एक साधन हो जाता है, अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीक की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, और आमतौर पर हम देखें है ना, पढ़ना दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं। ये हमारा सही आंसर उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रश्नवाचक जो अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है। तो ये जो वाक्य है, वाक्य आरंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में और उपयुक्त तीनों में। तो ये जो होता है वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप सीटेट में भी बात करें तो वहां पे भी आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और हम बात करें सीजीटेट की तो ये यहाँ पे भी आपको ये लैंग्वेज में पूछा जाता है, आपके इंग्लिश में भी पूछा जाता है कि भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। तो इसको आप इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, LSRW। LSRW को हम क्या करें, इसको क्लेरिफाई करें या डिफाइन करें तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। मतलब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले सुनने की जो क्षमता है वो डेवलप कराया जाता है, उसके बाद स्पीकिंग बोलना, उसके बाद क्या करना, रीडिंग पढ़ना, उसके बाद लिखना। तो हमारा जो आंसर है वो किससे मैच होता है, सी नंबर से मैच होता है। तो सुनना, बोलना और जो क्या है एक हमारा जो पढ़ना और लिखना, ये हमारा सही आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद है। तो रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद है, तीन भेद है। कितने हैं, तीन। पहला सरल सरल वाक्य, दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य, और तीसरा है अपना मिश्र वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये जो होता कैसा है। ये सरल वाक्य एक सामान्य होता है कि राधा पढ़ती है ना, इस टाइप का। उसके बाद संयुक्त में और किंतु परंतु वाली जो बात आती है, और मिश्र जो होते हैं उसमें अनेक पद होते हैं, है ना। उसके बाद हम इधर से भी चलते जाते हैं। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के दो भेद बताए गए हैं। यहाँ पे मात्रा के आधार पर अलग है, ओष्ठ के आधार पर अलग है, और आपके जो कहना चाहिए हमारे जीवा के आधार पर अलग है, और उच्चारण के आधार पर अलग है। तो यहाँ पे दो प्रकार बताए गए हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पे। पहला है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी बताए गए हैं, एक पहला जो है वृत्तमुखी, और दूसरा क्या बताया गया है हमारा, अवृत्तमुखी। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया है, अवृत्तमुखी। तो ये हमारा जो है आपको दो प्रकार बताए गए हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं, क्या सीखते हैं, या पहले से जो बच्चे जो होते हैं वो क्या सीख चुके होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ने स्कूल जाने के पहले या स्कूल के जाने से पूर्व ही क्या क्या सीख चुके होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो स्कूल जाने से पहले जो है बच्चा बोलना, लिखना, पढ़ना, उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे लिखना नहीं सीखा है, और हमारा पढ़ना नहीं सीखा है, और उपयुक्त तीनों जो, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बोलना। ठीक। परात किस भाषा का शब्द है। परात जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा है शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांध्य तारा को भी कहा जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों के प्रयोग के अर्थ विभिन्न को किसी बच्चे को किस तरह या किस प्रकार समझाना उचित होगा। तो ये संदर्भ एवं बोध की दृष्टि से समझाना उचित होगा। किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य शोध के संबंध में माना है। तो ये कौन है, जॉन्स बीम्स जो है इसको अनार्य शोध के संबंध में माना है। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि पतंग शब्द का जो अनेकार्थक है, पतंग शब्द का अनेकार्थक है वो क्या है। तो यहाँ पे चिट्ठी दिया हुआ है, सूर्य दिया हुआ है, चमक दिया हुआ है, चेष्टा दिया हुआ है। तो ये जो सूर्य है वो पतंग का क्या है, अनेकार्थक है। बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चा जन्म के बाद अपने जो परिवार में जो भाषा सीखता है उसे न तो बोली कहा जाता है और न ही प्रादेशिक भाषा और राज्य भाषा, इसको मातृभाषा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि अपवाद छोड़कर जो सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस LAD कहना उचित होगा। उपयुक्त कथन है, सही है, आंशिक सही है, गलत है, आंशिक गलत है। तो ये जो कथन है आप कुछ अपवाद को छोड़कर क्या कहा गया है कि सभी बच्चों के मानसिक, है ना, या यहाँ पे मस्तिष्क कहा गया। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में कि अपवाद को छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस LAD कहना उचित होगा।
सही होगा, आंशिक सही होगा, गलत होगा, आंशिक गलत होगा। तो ये जो कथन है वो सही कथन है। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जहां पे संख्या का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? हम वचन कहेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा है अपवाद को छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस एलईडी कहना उचित होगा। सही है, आंशिक सही है, गलत है, आंशिक गलत है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा सही है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो कुछ बच्चों को छोड़कर यहाँ पे क्या कहे, भाषा अधिग्रहण, है ना, भाषा को ग्रहण करने वाला एक डिवाइस कह दिया है, LAD। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। संख्या के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो संख्या का जो बोध होता है उसे वचन, सर्वनाम, विशेषण, कारक क्या कहा जाता है? तो ये वचन होता है जहां पर हम संख्या का बोध करते हैं, है ना। चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि एक वचन बहुवचन वाली जो बात होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है? तो विद्या प्रवीण जो किस समास का, यहाँ पे समास के बारे में मतलब ये अधिग्रहण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। यहाँ पे आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में हम देख लेते हैं कि अब इसको आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, कारक की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो इसके लिए हमको कारक वाली जो चीजें हैं, तो कर्ता ने, है ना, कारक हम लिख देते हैं, है ना, कर्ता ने, उसके बाद कर्म को करण से, संप्रदान, सॉरी, ठीक, संप्रदान को अपादान, अपादान से संबंध का, के, की या रा रे री जो होता है, उसके बाद अधिग्रहण, यहाँ पे लिखा है ना अधिकरण, अधिकरण जो है, अधिकरण के बारे में हम जब बात करें तो अधिकरण जो है यहाँ पे में या पर वाली बात होती है, में या पर वाली बात होती है। उसके बाद हम बात करें संबोधन, हे, अरे वाली जो बात होती है वो यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा जो सही आंसर है, आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टिक कर सकते हैं। हमारा जो सही आंसर है वो अधिकरण तत्पुरुष है। निम्नांकित में से कौन सा कथन अपठित गद्यांश के संबंध में गलत है? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो आंसर गलत है ना, उसको ढूंढने वाले हैं। तो अपठित गद्यांश विषयक कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल ये सही आंसर है हमारे। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक भी सामान्यतः पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ताकि हम डिसाइड कर सके कि आंसर कौन सा है। ये जो है हमारा एक आंसर में आ रहा है कि ये हो सकता है। दिए गए अपठित गद्यांश के कुछ अंशों के जो भाव स्पष्ट करने संबंधी प्रश्न की समान प्रश्न भी समानता पूछे जाते हैं, तो ये भी सही आंसर है। तो हमारा जो यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो ये गलत आंसर यही है, मतलब ये जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि तुलसी के वास्ते जैसे ही राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसको विलोपित किया गया क्वेश्चन है ये, जो इसको विलोपित किया है व्यापम ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। मुहावरे के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? मुहावरे के संबंध में हम बात करें तो इसमें से कुछ कथन दिए, यह स्वतंत्र वाक्य होता है, इसका क्षेत्र लोकोक्ति की तुलना में व्यापक होता है, समानता इसका संबंध किसी कथा अथवा चिर सत्य से होता है, यह वाक्यांश होता है। तो मुहावरा जो है क्या है, एक वाक्यांश है ना। तो इसका सही आंसर वाक्यांश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि मनुष्य को सदा मनुष्य होना चाहिए, यही उसका पहला कर्तव्य है, और यही मनुष्यता है। अभाव के कष्ट और अपूर्णता की वेदना ने हमें मनुष्य बनाया। जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया, वह कभी दूसरे के दुख को क्या नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। पर दुख कातरता एवं परपीड़ा निवारण ही मनुष्यता की सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च अवस्था है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक या उचित शीर्षक इनमें से कौन सा होगा? मनुष्यता, मनुष्यत्व, मनुष्यता की चरमावस्था। तो ये तीनों जो आंसर है वो सही है। तो हमारा जो आंसर होगा उपयुक्त तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सुनने की निहित क्षमताओं में
कौन सी क्रिया शामिल रहती है? सुनने की निहित क्षमता, जो सुनने की जो क्षमता है उसमें कौन सी क्रिया शामिल होती है उसके बारे में बात करना। तो स्मृति की सक्रियता, अर्थ की रचना, बीच में टोकने पर नियंत्रण, उपयुक्त तीनों। तो ये जो तीनों जो आंसर है वो सही है। लौट कर आया हुआ एक शब्द है, लौट कर जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है? तो उल्लंघन का संधि विच्छेद हम देखें तो यहाँ पे आपको ल दिखाई दे रहा होगा, जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है? ये त में परिवर्तित हो जाता है, तो उत धन क्या हो जाएगा? लंघन हो जाएगा। तो उत धन लंघन यहाँ पे दिया है, पहले ऑप्शन जो है हमारा क्या है? ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें हम कि संपूर्ण प्रजा अब शांति पूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है, यह वाक्य निम्नांकित में से किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पे कहा गया है कि संपूर्ण प्रजा अब शांति पूर्वक एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? अच्छे व्यवहार, और जाति द्वेष क्रमशः क्या हो जाता है? यहाँ पे घटता जाता है। तो यह वाक्य होगा, कैसा वाक्य होगा? ये संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और जो वाली बात है या किंतु परंतु वाली जब बात होती है वहां पर संयुक्त वाक्य होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। तो सही वर्ग यहाँ पे कहा गया है कि अवज्ञा, शक्ति, भिक्षुक, है ना? तो यहाँ पे अवज्ञा चलिए ठीक है, शक्ति जो है ये पीछे होना चाहिए, आगे होना चाहिए, लड़ाई, परिजन, सर्प, ये भी सही क्रम में नहीं। उपवन, बचैया, एकता, ये भी सही क्रम में नहीं है। तो अवज्ञा, उपवन, परिजन ये सही क्रम में है, जो हमारा आंसर क्या है? डी। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? या संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, मेहनत कोई करे और लाभ कोई और उठाए, भावार्थ को बताने वाली लोकोक्तियां कौन सी है? मेहनत कोई करे और लाभ जो है कोई और उठाए, तो इसके जो भावार्थ को बताने वाली जो लोकोक्तियां कौन सी है? तो एक अनार 100 बीमार, ये तो नहीं है। अंधा पीसे कुत्ता खाए, नीचे फिर बात कर लेते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, हाथ सुमरनी, बगल कतरनी। तो इसमें देख सकते हैं कि अंधा पीसे कुत्ता खाए, मतलब काम कोई क्या कर रहा है? और कर रहा है, और उसको खा कौन जा रहा है? कोई दूसरा। तो यहाँ पे यहीं पे बताया गया है कि मेहनत कोई और कर रहा है और लाभ कोई और दूसरा उठा रहा है। तो ये जो हमारा बी आंसर है, या बी नंबर का जो आंसर है वो सही है। निम्नलिखित में या निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा जहाँ पे भाव प्रकट होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है, यहाँ पे ये जो सुंदर है विशेषता बता रहे हैं। छोटा नागपुर में लोहे का भंडार है, यहाँ पे किसी वस्तुओं के बारे में बताया जा रहा है। कमरे में 4 खिड़कियां है, तो यहाँ पे भी भावात्मक जो वो है प्रकट नहीं हो रहा है। भवन की सजावट अच्छी है, तो यहाँ पे सजावट वाली जो बात है वो क्या है? भावनाओं से, ये भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड है। भवन की सजावट अच्छी है, तो ये जो डी आंसर है हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने कहा था कि आपको जो हिंदी का जो क्वेश्चन है मैं कराने वाला हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।